के पुनरुद्धार के इस अभियान की शुरुआत करने के लिए पधारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से, मैं अपनी तरफ से, मेरे क्षेत्र की तरफ से, बुंदेलखंड और महाकौशल की तरफ से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका अभिनंदन करूं। महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे दोनों मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, मीना सिंह जी, और सबसे ज्यादा मैं आप जनता जनार्दन का हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, हम सबके लिए है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने आकर जिस विकास की अलख जगाई है, उन्होंने कहा था कि मैं किसी जनजातीय कार्यक्रम में जाना चाहता हूं। हम सब मिलकर शहीद रानी दुर्गावती जी का जन्मदिन मनाया करते थे। वो तो जून में होता था, लेकिन आपने उससे पहले आकर हम सबको जो आशीर्वाद दिया है, दे रहे हैं, उस बात के लिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूं। सिंगौरगढ़ हो या यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ पर कला और संस्कृति का भी एक कार्यक्रम होता है, लेकिन जो प्रतिभा है हमारे जनजातीय क्षेत्रों में, उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं बुंदेलखंड के उस कालखंड को देखता हूं जो समय के साथ अपने नाम बदलता रहा। कभी बुंदेलखंड, उसके पहले कभी गोंडवाना, उसके पहले कभी महाकौशल। त्रिपुरी राजाओं की भी कर्मभूमि यही बुंदेलखंड रहा है, और इसलिए बहुत सारी चीजें हमारे पास में है। मैं समय की मर्यादा के साथ मंच से सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए कवि ईश्वरी की दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि हम सब पर मां नर्मदा का आशीर्वाद है, वही सौम्य स्वरूप है। उन्होंने कहा था कि कचरत जाए चेटका प्रियजन, ऐसो जस कर दीजो, गंग बीच जो मरे ईश्वरी, दाग बघौरा दीजो। बुंदेलखंड में उन्होंने कहा था कि अगर मैं गंगा के बीच में भी मरूं तो मेरे जन्म स्थान पर आकर मेरा अग्नि संस्कार किया जाए, ताकि मेरे प्रियजन और गौ माता जहां मैं जलूं उसको कचरते हुए जाए। यही मेरे जीवन का आनंद होगा। जन्मभूमि के लिए इससे बड़े और शब्दावली मुझे नहीं मिली थी। मैं फिर से महामहिम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आपकी उपस्थिति के बाद मैं विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर हम अपने उसी गरिमा को और गौरव को प्राप्त करेंगे जो हमारे वंशों की परंपरा रही है। मैं फिर से माता रानी दुर्गावती के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। देवी सज्जनों, इस प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास को समर्पित और संकल्पित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की गरिमामयी उपस्थिति है। इस अवसर पर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। मसूका बोलते समय तो उतार सकते हैं। बोलिए भारत माता की जैसी हो। आज राष्ट्रपति जी आए। भारत माता की, राजा संग्राम शाह की, राजा दलपत शाह की, वीरांगना रानी दुर्गावती की, राष्ट्रपति महोदय की। मंच पर विराजमान आज हम सबके सौभाग्य से एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए आए हैं जिससे हम सब गौरवान्वित हैं। सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण के कई कामों का आज अपने शुभ हाथों उन्होंने शिलान्यास किया है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रद्धेय श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आपका स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित
मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की यशस्वी राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, जिन्होंने आज हमें ये सौगातें दी है। इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद और भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, उनका भी तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए, इन सौगातों के लिए स्वागत कीजिए। हमारे केंद्रीय मंत्री इस्पात आदरणीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री, और हमारी जनजाति विकास मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, मामा का भी दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच में आज का दिन अद्भुत दिन है। महामहिम का तो अभिनंदन है, पधार के उन्होंने इस धरा को धन्य किया है, लेकिन प्रहलाद जी, मैं आपका भी आज हृदय से आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सिंगौरगढ़ का ये किला जो हमारी विरासत है, इसी क्षेत्र में रानी दुर्गावती ने, आप जानते हैं मित्रों, संग्राम शाह उनके ससुर थे, दलपत साहब पति थे, जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद अपने बेटे वीर नारायण की संरक्षिका बनके उनने इतना बढ़िया राज्य किया, इतना सुंदर राज्य किया और सुशासन दिया कि आज भी हम रानी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अकबर ने यह दुस्साहस किया था, अपने सेनापति आसिफ खां को यहां भेजा था और भेजकर कोशिश की थी कि रानी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन ये रानी का संकल्प था कि खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगी। अपनी छोटी सी फौज से बहादुरी से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई रानी, और सिंगौरगढ़ का ये किला उनके शासन के जो अच्छे काम है, हमारी विरासत है, उनकी वीरता है, उसका प्रतीक है। अब इसका संरक्षण होगा। 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, 24 जून को बलिदान दिवस था, इसलिए हम रानी का बलिदान दिवस हमेशा मनाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी, फग्गन सिंह जी यहां बैठे, भारत सरकार के प्रतिनिधि, और हमारे मार्गदर्शक महामहिम यहां बैठे। अब यह कार्यक्रम हम लोग रानी के बलिदान दिवस का 3 दिन के एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में बनाएंगे जो उनकी स्मृतियों को हमारे दिल और दिमाग में अक्षुण्ण रखेगा और देशभक्ति की प्रेरणा हमको सदैव देता रहेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज जनजातीय सम्मेलन है। हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाना प्रारंभ किया है। हमारी जनजातियां, उनका इतिहास, उनकी परंपराएं, उनके अपने जीवन मूल्य, और सचमुच में प्रहलाद जी सही कह रहे थे, इतने गुण हैं। अब एक से एक कलाकार, अभी इसी साल भारत सरकार ने जनजातीय कलाकार भूरीबाई को पद्मश्री से सम्मानित करने का काम किया है। एक से एक कलाकार है। हमारी ये संस्कृति, परंपराएं और जीवन मूल्य ये लगातार बनी रहे और लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये जंगल, ये जमीन, ये जल, ये जन सब हमारा, और इसलिए भारत सरकार ने तय किया था, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कि जिन
जनजाति भाई और बहनों का बरसों से जंगल की जमीन पे कब्जा है, उनको 2005-2006 के पहले तक उन सबको वनाधिकार पत्र पट्टा दिया जाएगा। पिछली सरकार में बंद हो गया था, हमने फिर चालू कर दिया। 30,000 भाई बहनों को अभी दिया है और प्रशासन को सीधे निर्देश है कि अगर कोई और छूट गया हो तो फिर से उसका नाम जोड़ के उनको वनाधिकार का पट्टा प्रदान किया जाए। कोई आदिवासी भाई, जनजातीय भाई और बहन अपने अधिकार की भूमि से वंचित नहीं रहेगा। मेरे मित्रों, आप सबको बताते हुए मुझे गर्व है, एक ने अभी हमने अपने जनजाति बच्चों को देखा था, उनको हमने सम्मानित किया है। 99% नंबर ला रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार ने यहां तय किया कि हमारे आश्रमशाला, हमारे छात्रावासों में जो बेटा बेटी रहते हैं, जनजाति बेटा बेटी, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं आने देंगे और उनकी छात्रवृत्ति एक जमाने में कभी 300 रुपया मिलती थी, बढ़ाते बढ़ाते हम 1230 और 1270 तक ले गए थे। लेकिन इस साल बालकों को 1300 रुपया और बालिकाओं को 1340 रुपया प्रति माह ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि हमारे ये बच्चे लगातार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि कई बार कॉलेज में पढ़ने वाले बेटा बेटियों के लिए छात्रावास की, हॉस्टल की व्यवस्था नहीं हो पाती, उनको किराए का कमरा लेके पढ़ाई करनी पड़ती है। हमने तय किया था, पिछली सरकार में बंद हो गया था, मैं आज फिर कह रहा हूं कि ऐसे सारे बेटा बेटियों को अगर वो किराए का कमरा लेके भी संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय या विकासखंड मुख्यालय पर रहते हैं तो संभागीय मुख्यालय पे 2000 रुपया प्रति माह किराया का भुगतान किया जाएगा। पढ़ाई के लिए किराया मम्मी पापा को नहीं देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार देने का काम करेगी, ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि हमारे अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चे, उनकी कोचिंग के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और मुझे गर्व है कहते हुए, इसी साल जेई मेंस में 122 बच्चे, जेई एडवांस में 34 बच्चे, नीट में 86 और क्लेट में 104 जनजाति बेटा बेटियों ने सफलता प्राप्त की और अलग अलग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कॉलेजों में उन्होंने प्रवेश लिया है। और हमने यह भी फैसला किया कि उनकी पढ़ाई की फीस भी माता पिता को नहीं भरनी पड़ेगी, सरकार भरवाने का काम करेगी, ताकि हमारे ये बच्चे लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मेरे बहनों और भाइयों, संबल नाम की योजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी। बहन मीना सिंह जी बैठी है, हमारी जनजातीय कार्य मंत्री, बीच में बंद हो गई थी 1.25 साल। अब क्यों हो गई थी आप जानते हो, 1.25 साल का वनवास था, जल्दी खत्म हो गया। लेकिन अब फिर से संबल योजना प्रारंभ कर दी गई है और संबल योजना के जितने प्रावधान थे उनमें जनजाति भाई और बहन शामिल है। चाहे हमारे बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए फीस की व्यवस्था करना हो, मेरी बहनें यहां बैठी है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 2 बच्चों तक पहले उनको 4000 रुपया देना ताकि पोषण आहार ठीक से मिल सके, और जन्म के बाद 12,000 रुपया और देना, कुल 16,000 रुपया देने का हमने फैसला किया था। अब वो 16,000 रुपया फिर से दिए जाएंगे ताकि बहन आराम भी कर सके और पोषण आहार भी उसको मिल सके। आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों का विवाह धूमधाम से होता था, वो फिर से प्रारंभ किया जाएगा। कोरोना काल के कारण जल्दी हम प्रारंभ नहीं कर पाए, और एक्सीडेंट जैसी घटनाओं में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया जो हम देते थे वो फिर से देना प्रारंभ कर दिया है संबल योजना के अंतर्गत। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जानते हैं हम में से हर एक किसान है, कई छोटे छोटे किसान भी है, जनजाति भाई बहन भी खेती करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तय किया बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डाला जाएगा। और मुझे गर्व है कहते हुए 78 लाख किसानों के खाते में वो पैसा डाला जा रहा है। लेकिन मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा कि चौथी बार बन गए हो, प्रधानमंत्री अगर 6,000 दे रहे हो तो मामा 4,000 तू भी डाल दे, पूरे 10,000 हो जाए। हमने फैसला किया
और 6,000 के साथ 10,000 और 6,000 के साथ 4,000 और मिला के 10,000 रुपया देना प्रारंभ किया, ताकि छोटे छोटे किसान को, जनजाति किसान को भी कम से कम साल में 1 एकड़ जमीन भी हो, आधा एकड़, पौन एकड़ जमीन भी हो, तो ये 10,000 रुपया मिल जाए, ताकि जिंदगी की गाड़ी उसकी ठीक से आगे बढ़े, ठीक से आगे चले। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कई लोगों ने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की है, लेकिन एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इस बार भी पूरी की पूरी धान की बेहतर खरीदी हमने की है। पिछले साल दिक्कत हुई होगी, इस साल किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई। और कोरोना काल में आपको पता है, गेहूं की खरीद के साथ साथ दमोह जिले के तो चना में तिवड़ा मिला था, लेकिन तिवड़ा मिला चना भी उस समय खरीदने का हमने काम किया। और इस साल भी कोई चिंता मत करना, चना की खरीदी भी होगी और गेहूं की खरीदी भी होगी। किसान को किसी भी कीमत पे परेशान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार है ये। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम सब श्रद्धापूर्वक सुनने आए हैं। मैं उनका एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक मित्रों ने कुछ काम का आग्रह मुझसे किया था, लेकिन फिर किसी अवसर पर हम उस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे बताया कि चौरई पंचायत में, जवेरा ब्लॉक में बड़ा देव का मंदिर हमारे जनजाति भाई बहन बना रहे हैं। उस मंदिर को बड़ा देव का मंदिर बनाने को भी आवश्यक सारी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि हमारे बड़े देव का भव्य मंदिर बन सके। और उसके साथ साथ हम सब खैर माई माता की पूजा करते हैं। जवेरा ब्लॉक के कलहरा में खैर माई का माता का मंदिर बन जाए, ये बात मेरे सामने आई है। प्रिय बहनों और भाइयों, खैर माई की सदैव हम पर कृपा बरसती है, इसलिए उनके मंदिर का भी निर्माण करवाया जाएगा, ताकि हम खैर माई की धूमधाम से पूजा कर सकें। एक बार आप सबकी ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, रानी दुर्गावती की जय सेवा, जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन अभी आप सुन रहे थे। सबको खुशी का पैगाम देने वाले स्वप्न दृष्टा, जनता जिन्हें बड़े प्यार से मामा कहती है, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में। समूचे बुंदेलखंड सहित इस प्रदेश की जनता उनका अभिनंदन करती है। विकास का हर सपना हकीकत में बदल देने की और ये जनता आकांक्षी है। उद्बोधन के इसी क्रम में सामाजिक सरोकारों को लेकर एक लंबी रचनात्मक यात्रा तय करने वाली माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल से अब हम निवेदन करेंगे कि अपने हृदय के उद्गार हमारे साथ साझा करें। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन चल रहा है, आनंदीबेन पटेल संबोधित कर रही हैं। समुदाय के साथ काम करते हैं तो हमें हमेशा खुले दिमाग से काम करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, तभी हम उन महत्वपूर्ण पाठों की सीख सकते हैं जो जनजातीय समुदाय शहरी लोगों को सिखा सकता है। प्राचीन काल से आदिवासियों का जंगल और वन प्राणियों से गहरा लगाव रहा है। वन क्षेत्रों में रहते हुए जल, जंगल और वन प्राणियों की रक्षा करते हैं। भारतीय संस्कृति में इसलिए उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। जनजातीय वर्ग के पास जड़ी बूटियों के परंपरागत ज्ञान का अद्भुत खजाना है। उनके परंपरागत सामर्थ्य को पहचानना, उसे आधुनिक स्वरूप में ढालना और उसको प्रदर्शित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें जंगल में पड़ी हुई जड़ी बूटियों के अंदर औषधीय ताकत की पहचान है। उनके ज्ञान को सहेजना और जिस मेडिकल साइंस की दुनिया समझती है उसमें प्रस्तुत करना और उसका विश्व बाजार में कैसे उपयोग हो सकता, इस दिशा में चिंतन किया जाना चाहिए। प्रदेश में समावेशी विकास के मंत्र
सबका साथ सबका विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार जनजातीय समुदाय के विकास को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सम्मिलित किया है। प्रदेश में जनजातीय संख्या के अनुपात में 21% से अधिक बजट प्रावधान करके आदिवासी परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से योजनाएं संचालित कर जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। आदिवासी भाई बहनों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रक्रिया को सरल, सुगम और ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। उनके शैक्षणिक विकास के लिए छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था को सुगम बनाया है। प्रदेश में करीब 25 लाख आदिवासी विद्यार्थियों को 465 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति गत वर्ष प्रदान की गई थी। प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों की संस्कृति संरक्षण और उनके कुल एवं ग्राम देवी देवताओं के स्थानों में निर्मित देवस्थान के निर्माण और जीर्णोद्धार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है। आदिवासी क्षेत्रों में कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल स्थापित किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपजों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केंद्र का विकास किया जा रहा है। 18 नवीन लघु वनोपजों को मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में कुल 32 लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है। जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों के साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उनकी संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हो। यह संस्कृति ही उनकी असली पहचान है। हम जनजातीय विकास के ऐसे किसी प्रतिरूप के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते जो उनकी इस विशिष्ट पहचान को ही नष्ट कर दे। ऐसा करना जनजातीय समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहितकार होगा। यह मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। जनजातीय समाज यथार्थता, शाश्वत मूल्यों और एक नैसर्गिक सादगी द्वारा निर्देशित होता है। जनजातीय समुदाय की महानता इसी में निहित है कि वे मौलिक कौशल और स्वाभाविक सादगी की बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। उनकी कलाकृतियों में समय की गहराई परिलक्षित होती है। ये गुण उनकी कला और शिल्प को एक कालातीत अपील प्रदान करते हैं। अपरिष्कृत से अपरिष्कृत जनजातीय हस्तकला भी हमें तुरंत ही मौलिकता का आभास करा देती है। यह बात विशेष रूप से जनजातीय संगीत और नृत्य के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है। यह सच है कि जनजातीय लोगों ने कलाकृतियों और हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए नहीं, अपने स्वयं के उपयोग के लिए विकसित किया था। लेकिन हम सभी एक बदलती दुनिया में रहते हैं। इन परिवर्तनों से कोई भी अप्रभावित नहीं रह सकता है, जनजातीय लोग भी नहीं। हम सभी की तरह जनजाति वर्गों को भी अब दैनिक जरूरत के लिए नकदी की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके प्राकृतिक कौशल को आय के स्रोतों में बढ़ावा देने का माध्यम बनाया जाए। जनजातीय शिल्पकारों, कारीगरों और प्रतिष्ठित डिजाइन संगठनों के मुख्य धारा के डिजाइनरों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनके उत्पादों और डिजाइनों का विस्तार हो। इन दोनों के बीच तालमेल से प्रमुख वैश्विक बाजार के लिए कलाकृतियों और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन योग्य उत्पाद उत्पन्न किए जा सकते हैं। हस्तशिल्प वस्तुओं के अलावा जनजातीय समुदाय के लोग जंगल से वनोपजों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला को भी एकत्रित करते हैं। इनमें वृक्षों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न उत्पाद जैसे फल, फूल, बीज, छाल और पत्तियों के साथ साथ कीटों से उत्पन्न विभिन्न उत्पाद जैसे शहद शामिल हैं। ये सभी 100% जैविक उत्पाद होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जैविक खाद्य उत्पाद अत्यधिक मूल्य पर बिकते हैं। आवश्यकता इसके सही समय और स्थान पर उपलब्ध कराने की है। संस्कृति के संवाहक जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, कला कौशल और ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रोत्साहन देने के और अधिक प्रयास जरूरी है। इन प्रयासों में समाज, विशेषकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।